दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो 7 जुलाई 2024 का जो पेपर है उसका सलूशन देखने वाले हैं। इससे आपको दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और दूसरा ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और अगर कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो 5 नंबर की गारंटी हमारी तरफ से है। 5 नंबर आपको जरूर मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 7 जुलाई 2024 के पेपर का भंडाफोड़, है ना। यानी उसमें क्या क्या आया है था और कैसे कैसे पूछा गया था, उन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन के जितने मेथड पॉसिबल हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, उन सब को बताने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है। 12 पंखे 24,000 में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों का 10% की छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ कितने रुपए है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो 12 लिखा हुआ है ना, 12 का इस क्वेश्चन में कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। कुछ लोग 12 दे करके एक पंखे का निकालेंगे, फिर एक पंखे का क्रय मूल्य बढ़ाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, 12 का कोई रोल है ही नहीं। देखो कितना है, 24,000। इसका कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, 25% बढ़ाया गया। दो तरीका है, या तो आप 25% निकाल करके जोड़ दो, या फिर 100% में 25% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब डायरेक्ट 125 लिख दो। सही है। देखो एक तरीका यह है कि लाओ इसका 25% हम निकाल करके जोड़ देते हैं 24,000 में। ये दोनों शहीद हो गया, हमारे पास 0 बचा। 25 चौका 100 हासिल 10, 25 दूना 50, 10 60। सही है। 6,000 आपको बढ़ाना है, 6,000 आपको बढ़ाना है। 24,000 लिखा हुआ है, 6,000 जब आप बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 30,000। सर जी क्या जरूरत है इतना करने से, इतना करने से आपको क्या फायदा मिला। हटाओ इसको, एक बार में साथ में करो। जब आपके पास 24,000 मिला हुआ है, इसका 25% बढ़ाना है तो डायरेक्ट 125% निकाल दो, खत्म हो गया। ये दोनों शहीद हो गया। अब हमारे पास 240 125 को गुणा करना है। 240 125 गुणा कर लीजिए आराम से। देखो 0 आ गया। 24 पंजे 120 होता है, 12 हासिल। 24 दूना 48, 48 में 12 जोड़ेंगे तो 60 हासिल 6। 24 से कम 24 और 6 30, डायरेक्ट आ गया। लेकर आया है 24,000 का, लिख रहा है 30,000। और फिर कह रहा है कि यदि वह सभी पंखों का 10% की छूट देकर बेच देता है। 10% की छूट देकर मतलब 100% में वो खरीद के लेके आया है, बढ़ाने उड़ाने के बाद 10% छोड़ दे रहा है। यानी इतना लिखा हुआ है, 10% निकालो फिर माइनस करो तब जाके बेचेगा। और दूसरा तरीका है, सर जी 100% में 10% उसको नहीं चाहिए, इसका मतलब इसका डायरेक्ट 90% निकाल दीजिए। 30,000 का 90%। लो भैया, 00 शहीद हो गया। अब हमारे पास बचा है 1 0 2 0 यहां, इसका मतलब 3 0 और 9 त्रिक 27। सही है। अंकित मूल्य है 30,000 रुपए, बेच रहा है 27,000 रुपए का। ठीक है, कोई बात नहीं। वो कह रहा है तो कुल मिलाकर उसका लाभ बताइए। तो कुल मिलाकर के उसका लाभ बताइए भैया। सामान वो खरीदा था 24,000 में, बेच रहा है 27,000 में। चलो हम लिख देते हैं, ये है मार्केट प्राइस यानी एमपी, अंकित मूल्य। और ये जो है वो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। और ये जो 24,000 था ये था सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। सही है। इतने का सामान खरीदा गया, इतने का बेचा गया। बताओ कितने का फायदा हुआ, 3,000 का। अरे भैया 27,000। अच्छा फार्मूला भी लिख दें क्या। अरे भैया चलो लिख देते हैं। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यही तो होता है। विक्रय मूल्य कितना है 27,000 और सीपी कितना है 24,000, तो आंसर कितना आया 3,000। ये तो बस खाली हमने फालतू में लिखा, बस खाली आपको फार्मूला याद कराने के लिए। ठीक है, तो कितना उत्तर आ गया 3,000। कौन सा सही है,
डी वाला। सर जी क्या इससे भी छोटा हो सकता है? हाँ, ये इससे भी छोटा हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, आराम से देखो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में भैया। देखो आप ऐसे भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? किसी चीज को पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी, ए गुणे में बी और बटे में 100। प्रतिशत कमी का फार्मूला है ये। अगर आपको बढ़ाया जा रहा है कोई चीज तो प्लस यूज करिए, और घटाया जा रहा है तो माइनस यूज करिए। देखो एक बार क्या किया गया, बढ़ाया गया, इसका मतलब 25 प्लस में। बी घटाया गया, कितना? 10 घटाया गया, यानी 25 माइनस 10। सर जी ए का मान प्लस का 25 है, बी का मान माइनस का 10 है। चलो ए का मान प्लस का 25 है और बी का मान माइनस का 10 है, बटे में 100। सॉल्व करते हैं, फाइनल उत्तर कितना आने वाला है? बहुत ही आसान। देखो ये इससे शहीद हो गया भैया, 25 में से 10 निकल गया, 15, और यहां प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया। 25 बटे 10 है तो इसको लिखो 2.5। 15 में से 2.5 निकालेंगे तो 12.5 आ गया, 12.5। यही 12.5% आप उत्तर निकाल दीजिए, खत्म हो गया। यही 12.5% आप उत्तर निकाल दीजिए भैया। किसका? 24,000 का। तो लाओ 24,000 का 12.5% हम निकाल देते हैं। 12.5% का मतलब बटे 100। 2 0 शहीद हो गया, 1 0 इसको हटाने के लिए तो हमारे पास सिर्फ बचा है 24 गुणे में 125, गुणा करेंगे 3000, खत्म हो गया। इतना ही आसान क्वेश्चन था भैया। जब एक बार आप बढ़ा रहे हो फिर घटा रहे हो तो हम डायरेक्ट ना निकाल लें, क्या जरूरत पूरा करें। 12.5% उत्तर आया, निकाल दिए इसका 12.5%, सही है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे आप ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जो लोग थोड़ा सा परसेंटेज अच्छी तरीके से सीखे हैं उनके लिए है। लेकिन बाकी ये वाला तो बहुत ही आसान है। इसमें 12 का कहीं रूल आपको दिखा? कोई रूल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ भ्रम में डालने के लिए आपको ये सब दिया जाता है, सही है, कंफ्यूज करने के लिए आपको 12 दिया गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग पूरी तरीके से तैयार होकर के जाइएगा, ठीक है। तो आई होप बहुत सारी चीजें आपने इससे सीखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन है कि यदि इतना का स्क्वायर है माइनस इतना माइनस 14 बराबर इतना है तो P प्लस Q का मान बताओ। कितने तरीके से बताएं? एक तरीके से बताएं, दो तरीके से बताएं, तीन तरीके से बताएं, चार तरीके से, कितने तरीके से बताएं? भैया जी तरीका तो बहुत है, लेकिन हम वो तरीका आपको बताएंगे जो सबसे आसान है। दो मेथड आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले आप एक तरीका आप ऐसा कर सकते थे, सर जी लाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, माइनस में 5 से गुणा कर दें, ये सब इधर पटक दें, इधर इधर गुणा कर दें, उसके बाद जो है कंपेयर कर ले, तब आंसर ले लें। दूसरा तरीका ये है कि सर जी अगर हम देखेंगे तो 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, ये इतना बड़ा जो साथ में चल रहा है इसको हटाओ। इसकी जगह पे कोई छोटा सा नंबर अपनी तरफ से लिख लो, अपना कोई लेटर लिख लो, अपना MNOP कुछ भी लिख लो जो यहां पर यूज ना हुआ हो, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर सर जी छोटा a, कहीं नहीं है तो हम मान लेते हैं कि माना, वैसे लिखना नहीं बस खाली आपको समझा रहे हैं, माना इसकी जगह पर अगर a रख दिया जाए तो 2x प्लस 5y बराबर में a। अब जहां 2x प्लस 5y है वहां a रखते हैं, तो ये पूरा है, इसका मतलब a स्क्वायर हो गया, माइनस में 5 a हो गया, माइनस में 14 और इज इक्वल टू में ये पूरा a है, प्लस में p है और यहां पर a है, प्लस में q है, ठीक है भैया, ये हो गया। चलो ऐसे q बना दिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब सर जी क्या करें? बहुत ही आसान है, हमें निकालना है p प्लस q। एक तरीका ये है लाओ इसको गुणा करके देख लें, या एक तरीका ये है लाओ इसको टुकड़ा करके देख लें, चाहे जैसे करोगे सब सही है। अगर आप ऐसे नहीं तो दूसरा तरीका ऐसे है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान। एनसीईआरटी ने क्लास 8th में लिखा है कि अगर x प्लस a और x प्लस b आपको गुणा करना है तो इसका जो उत्तर आने वाला है वो फार्मूले के तौर पे x स्क्वायर और साथ में
ए प्लस बी और साथ में एक्स जो यहां पर यूज है और प्लस में ए बी, ये फार्मूले के तौर पे यूज कराया गया है, ये आइडेंटिटी के तौर पे यूज कराया गया। सही है। अब देखो ध्यान से, क्या ये चीजें वही है? सर जी यहाँ पर एक्स एक्स है, यहाँ पर ए है, यहाँ दोनों अलग है, ठीक है, पी क्यू है, यहाँ ए बी है। हमसे क्या पूछा गया है? पी प्लस क्यू, यानी ए प्लस बी का मान पूछा गया है, ए प्लस बी का मान पूछा गया। ध्यान से देखो, ए प्लस बी का मान। सही है। नहीं समझ में आया, भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो 5a माइनस 14 इज इक्वल टू, सर जी दोनों को अगर आप गुणा करोगे तो a स्क्वायर प्लस में p प्लस क्यू आएगा और साथ में a आएगा और प्लस में पी क्यू आएगा। आप मेहनत से गुणा करिएगा वही चीज आएगी। हमने कहां से किया? हमने यहां से कर दिया। देखो पहले का पहले में गुणा एक्स स्क्वायर, ए का ए में तो ए स्क्वायर, बाद में दोनों को जोड़ करके a, उसके बाद पी क्यू। अब क्या करना है? बहुत ही आसान है। यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, a का साथ ये लोग दे रहे हैं और यहाँ a का साथ ये लोग दे रहे हैं, तो बस बात खत्म हो गया। यहाँ पर आ गया p प्लस क्यू और यहाँ पर आ गया -5। इतना ही छोटा ये क्वेश्चन था, p प्लस क्यू -5 कितना आएगा? बी वाला आंसर सही है। ये इतना ही छोटा क्वेश्चन था भैया, बस खाली लोग पढ़े हैं उसमें, लाओ इसको गुणा करें, लाओ इसको फैक्टर करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। एनसीईआरटी ने क्लास 8th में ये फार्मूला आपको बताया है तो आपको याद होना चाहिए। अगर दो ब्रैकेट को गुणा करना है तो पहले का स्क्वायर और दोनों को जोड़ करके इनटू एक्स और दोनों को गुणा करके लास्ट में। सही है। तो बहुत ही आसान है सर जी। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए का साथ कौन दे रहा है? p प्लस क्यू, और यहाँ ए का साथ कौन दे रहा है? माइनस पी, इसका -5, यानी p प्लस क्यू का मान -5 हो गया। अगर हमसे ये पूछा होता p प्लस क्यू नहीं p इंटू क्यू बता दीजिए, p इंटू क्यू, तो जो फालतू में बच रहा है वही है p इंटू क्यू, यानी -14 हो जाता। क्या हम निकालते p और q का मान अलग अलग उसके बाद गुणा करते? नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आपको p q का मान चाहिए तो -14 और p प्लस क्यू का मान चाहिए -5। सही है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है। यदि कोण A 50 है, B 70 है, तो ADC का मान कितना होगा? 70, 30, 100, 50। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है। पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज, उसमें इसका नेम ABC। यहां पर देखो कोण A का मान 50 है, इसका मतलब ये जो है वो 50 है। कोण B का मान 70 है, इसका मतलब ये जो है वो 70 है। आगे बोला है D एक बिंदु इस प्रकार है कि कहां पर? AB पर। इस AB लाइन पर कहीं भी एक बिंदु जो है वो D है। इस प्रकार है कि CD जो है, यानी C से D को जब मिलाओगे, C को D से जब मिलाया गया है तो ये क्या बोल रहा है? C को D से हमने मिला दिया तो ये बोल रहा है कि कोण ACB का समद्विभाजक है, यानी ACB ये जो बड़ा वाला कोण है ना, इसका समद्विभाजक है। पहले अगर ये लाइन नहीं थी, अगर ये लाइन नहीं थी तो ये पूरा पूरा कोण था। हम इस कोण को निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि भैया अगर ये लाइन नहीं है, अभी हम फिर से खींच देंगे, ये लाइन नहीं है तो क्या आप इस कोण को नहीं निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान है। देखो तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, जिसमें से 70 निकल गया 110 बचा, 50 निकल गया तो 60 बचा। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका, नहीं तो फिर आप दूसरा तरीका ऐसे लगाइए कि सर जी 70 और 50 दोनों जोड़ दीजिए 120, 180 में से घटा दीजिए तब भी 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये 60 है। ये आराम से बैठा था, लेकिन जैसे ही यहां पर एक लाइन आई, जैसे ही यहां पर एक लाइन खींची गई तो यहां आ गए कौन? आशा रानी साहब। उन्होंने कहा कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, सोले वाले। तो यहां 60 के बजाय अब ये हो गया 30 और इधर भी कितना हो गया? 30। बोला है ना ACB का समद्विभाजक है, इसका मतलब आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ। सही है। हमसे क्या पूछा है? ADC का मान बता दीजिए। ADC यानी इसका मान आपसे पूछा है। अरे भैया इतना आसान है। इस वाले त्रिभुज में देखिए
इस वाले त्रिभुज में, इसमें एक 50 है एक 30 है, 180 में से 50 निकल गया, 130 बचा, 30 और निकल गया तो बचा 100, यानी इसको मिलेगा 100। खत्म। चाहे आप ऐसे कर दो, चाहे आप ऐसे करो कि 50 30 जोड़ दो 80, 180 में से 80 निकाल दो, उत्तर आ गया 100। खत्म। इसको भी निकाला जा सकता है अगर आप निकालना चाहें, लेकिन हमारा जो उत्तर आया है वो कितना आ गया है, वो 100 अंश। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी बहुफलकों के फलक किनारे और शीर्षों की संख्याएं क्रमशः 7 15 और x हैं, तब बताइए इसका मान कितना होगा। किसी भी बहुफलक में अगर बात करते हैं, यानी पॉलीहेड्रॉन, किसमें बात हो रही है, पॉलीहेड्रॉन में। अगर कभी भी पॉलीहेड्रॉन की बात आती है तो उसमें यूलर्स चचा का फार्मूला लगता है। यूलर्स ने कहा था कि f प्लस में v बराबर में e प्लस 2। आप इस फार्मूले को चाहे जैसे याद करो, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि f प्लस v और इस e को इधर लाते हैं बराबर में 2, चाहे जैसे याद करो भैया, आपकी मर्जी है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जी f बराबर e प्लस 2 माइनस वी, इसको आप तोड़ मरोड़ के चाहे जैसे याद करो, लेकिन मेन फार्मूला यही है, मेन यही फार्मूला है। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले है f का मान, फिर e का मान, फिर v का मान। ये है f, ये है e और ये है v। तो हम यहां पढ़ेंगे, आंसर निकालेंगे। f का मान है 7, फिर क्या है v का मान है x बराबर e का मान है 15 और प्लस में 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हो गया भैया 17, और ये उधर चला गया तो -7, तो x का मान आ गया 10। ये x क्या आया है, x आया क्या है सर जी, वो x जो आया है ना, वो कह रहा था कि शीर्ष यानी v का मान आया है, v का मान आया है। अगर इस क्वेश्चन में v का मान कहीं पूछेगा तो 10 रखिएगा, f का मान 7, e का मान 15। चलिए देखते हैं, यहां पर रखते हैं। ये कह रहा 2 गुणे में f का मान तो पता ही है पहले से 7 है, और प्लस 3 गुणे e का मान 15 है, और माइनस 4 गुणे में x का मान 10 है। इसी को सॉल्व करना है, पहले जोड़ना घटाना नहीं है, नहीं तो चाइना वाले उठा ले जाएंगे आपको, पहले गुणा। ठीक, तो यहां पर 2 सते 14 हो गया, और प्लस 3 का 15 में तो 45, माइनस में है 40। सही है, आप चाहे जैसे करो उत्तर उतना ही आएगा, 14 और 5 19 आएगा। कैसे, अरे भैया 45 में से 40 निकाल दो, 5 बचेगा, 14 में 5 जोड़ दो, 19 आ जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन डी वाला सही है, 19 इसका राइट आंसर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, f प्लस वी और बराबर में e प्लस 2। किसने दिया था, यूलर्स चचा ने दिया था, पॉलीहेड्रॉन से रिलेट करता हुआ फार्मूला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये मान किसके बराबर है। आराम से देखो, हम क्वेश्चन को फिर से नोट करते हैं। क्वेश्चन ये है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में है a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, और बटे में है b माइनस ए। ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सर जी ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, अगर आप चाहो तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला, वो लगा दो। और अगर वैसे नहीं करना है, थोड़ा सा और आसान है, देखो एक फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, गधा का वर्ग माइनस घोड़ा का वर्ग बराबर में होता है घोड़ा प्लस गधा, और दूसरे ब्रैकेट में घोड़ा माइनस गधा, यही होता है ना। पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग बराबर होता है, एक ब्रैकेट में इनको जोड़ना होता है, एक ब्रैकेट में इनको घटाना होता है, खत्म, यही फार्मूला होता है। सही है, तो देखो अगर हम इसको a मान लें पूरा a, तो ये पूरा b हो जाएगा। सही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, थोड़ा आराम से क्योंकि बीच में माइनस है, थोड़ा आराम से। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। देखो इनको इसमें जोड़ना है, ठीक है, तो हमने a माइनस बी प्लस सी लिख दिया, जोड़ने का निशान लगाए। अब जब जोड़ का निशान लगता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब जो भी साइन है वो गोद दिए, ये पहला ब्रैकेट तैयार है प्लस वाला, अगले में पहला माइनस दूसरा, इसका मतलब पहला वाला फिर से लिखेंगे, कितना है a माइनस बी प्लस सी। अब हम लगाएंगे माइनस, माइनस लगाते ही अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस a लिखा जाएगा,
और ये माइनस है तो प्लस बी लिखा जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस सी लिखा जाएगा। यही चीज आपको करना है, ये भूलिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। सही है। और बटे में क्या है भैया, बटे में तो नन्हा मुन्ना सा नंबर है b माइनस ए। चलो देखते हैं, ये देखो यहां से c और c शहीद हो गया, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। यहां प्लस ए है, प्लस ए है, एक गधा है, एक गधा, तो कुल मिला के दो गधा हो गए। ऐसे b वाला माइनस बी तो माइनस का 2b हो गया। दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं, यहां पर माइनस ए प्लस ए शहीद हो गया, माइनस बी प्लस बी शहीद हो गया, प्लस सी कुल मिलाकर के 2c हो गया। बटे में आ जाओ, b माइनस ए लिखा हुआ है। ठीक, क्या इसमें से 2 कॉमन है? हाँ, आराम से लिया जा सकता है 2 कॉमन। तो बचा क्या, a माइनस बी, और यहां 2c तो पहले से है, और बटे में b माइनस ए। अच्छा, ये सब पहले बाहर ले लो, मतलब इधर ले लो, तो 2 दूनी 4c हो जाएगा, और a माइनस बी माइनस ए। देखो यहां से अगर कभी a प्लस बी रहे तो ये b प्लस ए के बराबर है, यानी 3 धन 4 और 4 धन 3 का उत्तर 1 आता है। लेकिन अगर यही चीज माइनस में रहे, a माइनस बी और b माइनस ए, तब बराबर नहीं है। 3 में से 2 घटाओगे तो उत्तर 1 आएगा, लेकिन 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। सर जी इन दोनों को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो माइनस लेंगे कॉमन, यानी माइनस बाहर निकालेंगे, या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसा सोच सकते हो कि माइनस से अंदर और बाहर गुणा कर दो, माइनस बाहर वाला बैठा रहेगा, अंदर वाला साइन चेंज। तो बस इतना फालतू में आपको याद नहीं करना है, याद ये करना है कि अगर हम चेंज करना चाहते हैं, a माइनस बी को b माइनस ए करना चाहते हैं, तो माइनस बाहर ठोक देंगे, बस इतना याद रखना है। किसी चीज को अगर बीच में माइनस से पलटना है, ये चीज ऐसे करना है तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर से ऐसे करना है वो अंदर चला जाएगा, फिर ऐसे करना है माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ इसको पलटना चाहते हैं तो इसमें से माइनस बाहर, जो कि आ जाएगा, पहले बाहर एकदम बैठेगा सुरक्षित प्लेस पे, और यहाँ पलट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अब b माइनस ए बन जाएगा, और नीचे खूबसूरत तरीके से इंतजार कर रहा है b माइनस ए, ताकि शहीद हो जाए। सही है, तो फाइनल आंसर आ गया -4c। ये है -4c। सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फार्मूले में दिक्कत सबसे ज्यादा यहाँ होती है, दिक्कत सबसे ज्यादा यहाँ होती है। लोग एक बार प्लस लगाते हैं, बाकी तो ठोक देते हैं, लेकिन जब माइनस लगाते हैं ना तब भी वैसे ठोक देते हैं। ये चीज आप ना करिएगा, जब माइनस लगाइए तो सबका साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस लिखा गया, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, उसके बाद देखिए जो होता है वो करिए, गुणा भाग जो भी आपको करना है वो करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, इसका मतलब कौन सा ऐसा है जो गलत है। चलो पहला देखते हैं, कह रहा है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। नहीं भैया, किया जा सकता है, इसको ये गलत बोला है। क्यों, कैसे किया जा सकता है भैया जी, अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर अगर आप तोड़ोगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, और प्लस में 10x बनेगा, प्लस में 25 बनेगा, तोड़ करके देख लीजिएगा। मतलब इस चीज को हम इतना छोटा लिख सकते हैं, इस चीज को हम इतना छोटा लिख सकते हैं। सही है, तो इसको तो हम और सरल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो आपको पता है कि साइड नंबर का गुणा करिए, बीच वाला नंबर बनाइए। 25 से कम 25, 25 को 10 बनाना है तो 5 5 25, 5 धन 5 से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोनों ब्रैकेट में x प्लस 5 ही आएगा, तो x प्लस 5 का गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर लगा दो, ऐसे लगा दो। सही है, इस चीज को हमने सॉल्व कर दिया और छोटा हो गया। वो कह रहा है कि और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब गलत बोला है, और वो पूछ रहा है गलत वाला बताओ, तो यही वाला है। लेकिन रुको 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 रुको, इसमें ट्विस्ट है। सर जी ये भी जो है ना वो भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों सीबीएसई ने माना नहीं, या माना होगा तो देख लीजिएगा भैया, बाद में हो सकता है माना हो, लेकिन ये भी गलत स्टेटमेंट है। देखो इसने कहा है 3 + 4 इंटू में 5, 3 + 4 इंटू में 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है, नहीं है,
है भैया, ये गणितीय व्यंजक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भैया। 3+4 × 5 ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और कोई कह रहा है सर जी ये तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, तो गलत बता रहे हैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो नहीं है। तो हम आपको रेफरेंस के लिए जाके ओल्ड एनसीईआरटी उठाइएगा, ओल्ड एनसीईआरटी उठाइएगा, क्लास 6 की पेज नंबर 251, पेज नंबर 251 ओपन करिएगा मेहनत से। पेज नंबर 251 ओपन करिएगा। जैसे यहाँ पेज होता है, ये पेज होता है, तो यहाँ देखिए हेडिंग पड़ी होगी, यहाँ हेडिंग पड़ी होगी और यहाँ वाला पढ़ डालिएगा, सेम आपको मिल जाएगा, सेम एग्जाम्पल। यही नंबर उन्होंने कहा है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और ये कह रहे हैं नहीं है, इसका मतलब गलत बोल रहे हैं। गलत वाला तो पूछ रहा था, इसका मतलब ये भी सही होना चाहिए। समझ में आया? तो ये चीज आपको भ्रम करने के लिए, या वो हो सकता है खुद ही ना जान पाए हो कि ये दिक्कत हो गई उनसे, है ना। तो ये दोनों आप याद करिएगा, ये भी एक गणितीय व्यंजक है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या फरमा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM BM CM बराबर है। यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 अंश हैं, तो 3x + 25 का मान कितना होगा? सर जी इसका मान आपको निकालना है, इसका मतलब पहले x लाओ, x को 3 में गुणा करेंगे, 25 जोड़ देंगे, उत्तर देख लेंगे। तो हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। चलो देखते हैं त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज में कह रहा है कि AB पर एक बिंदु M है। चलो ये A है, ये B है, ये C है, मान लेते हैं कि ये M है। M कैसे है? इस प्रकार स्थित है कि A से M तक, B से M तक, C से M तक तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ A से M तक ये, B से M तक ये, और C से M तक, चलो पहले उसको मिला देते हैं, C से M मिल जा भैया, ये कहाँ से मिल रहे हो, सही प्लेस से मिलो। चलो मान लो कि यही है, ठीक। यानी ये चीज भी, ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख बना कोण भी बराबर होता है। आप ऐसे याद किए रहो कि अगर दो भुजा बराबर तो उनके सामने बना कोण भी बराबर, अगर कोण बराबर तो उनके सामने भुजा जो है वो भी बराबर। छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होती है, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा होती है, ये भी याद रखेंगे। चलो देखते हैं। सर जी एक त्रिभुज का नाम है ACM, जिसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। इसका मतलब इसके सामने ये वाला कोण है और इसके सामने ये वाला कोण है, तो ये भी आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसके सामने ये वाला कोण है, इसके सामने ये वाला कोण है। इस वाले त्रिभुज में CMB, इसमें भी ये और ये दोनों बराबर हैं। इसके सामने यहाँ कोण बन रहा है, इसके सामने यहाँ कोण बन रहा है। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। बस इसका हो गया पोस्टमार्टम भैया जी। अब चाहे जो पूछो निकाला जा सकता है आराम से। देखो कह रहा है कि कोण A और कोण B x और 70 है, यानी कोण A का मान x है और कोण B का मान 70 है। अब क्या, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। सर जी ये देखो 70 है, ध्यान से देखिएगा, ये 70 है तो ये भी 70 रहेगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब जब ये 70 और 70 140 चला गया तो इसको बेचारे को मिलेगा 40 अंश। सही है? अरे 70 70 140 खत्म हो गया, 180 टोटल होता है, इसको मिलेगा 40 रुपया। तो पड़ोसी को कितना मिलेगा? क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, 40 इसको मिला तो 140 इसको मिलेगा, खत्म। और अगर बहिष्कोण की प्रॉपर्टी आपको याद है तो किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण जो होता है वो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इन दोनों के योगफल के बराबर ये बहिष्कोण होगा। तो 70 70 140 हो गया। सही है? अब देखो भैया एक त्रिभुज ये ऐसे बन रहा है, ये 140 है, ये x है और ये भी क्या रहेगा? x, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब देखो ध्यान से देखो, सर जी हमें x का मान निकालना है, तो एकदम हलवा है। टोटल 180 बनता है जिसमें 140 ये महाशय लेके चले गए, खाली 40 रुपया बचाए हैं, खाली 40 रुपया। 40 रुपये में दो लोगों का हिस्सा लगेगा और वो भी बराबर बराबर, तो कितना कितना पड़ेगा? 20 रुपया, यानी इधर भी 20 और इधर भी 20, काम खत्म। हमें x का मान पता चल गया, x का मान कितना है? 20। ला के यहाँ पटक दो भैया, 3 गुणे में 20
प्लस में 25। पहले जोड़िएगा नहीं, नहीं चाइना वाले उठा ले जाएंगे जेसीबी लगा के। पहले गुणा तो ये हो गया 60 और ये हो गया 25, तो 60 20 80 5 85, यानी आपका उत्तर कौन सा सही है भैया? लास्ट वाला सही है। बहुत ही आसान है, बस खाली प्रॉपर्टी अगर याद रहेगी ना तो सारे क्वेश्चन चुटकियों में होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है बहुत ही आसान, बस खाली प्रॉपर्टी से रिलेट करता हुआ पूछा जा रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि भिन्नों, ये 4 भिन्न है, 1 2 3 4 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग। आपने जैसे भी सीखा होगा वो भूल जाइए, हम जैसे बता दे रहे हैं वो भी याद कर लीजिए। ठीक है, अगर वो याद है नहीं भूल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद कर लो। देखो आराम से देखो, भिन्न 3 प्रकार की होती है, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, एक मिश्रित भिन्न। यहां पर ये वाले ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसका मतलब ये उचित भिन्न है। और इसमें तो सही है, इसमें तो कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये जो है मिश्रित भिन्न है। हमेशा अगर उचित भिन्न को मिश्रित भिन्न से तुलना करोगे तो मिश्रित भिन्न जीत जाएगी हमेशा, चाहे जितनी छोटी नंबर रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिश्र भिन्न को उचित भिन्न से तुलना कराओगे तो हमेशा मिश्र भिन्न बड़ी मानी जाएगी। ठीक, ये और ये दोनों मिश्र भिन्न है, इसका मतलब ये दोनों बड़ी हैं इन दोनों से। कंफर्म? सही है, इन दोनों से ये दोनों बड़ी हैं। हमें चाहिए सबसे बड़ी, तो हम सबसे बड़ा देखने के लिए इन्हीं दोनों को पकड़ेंगे। सबसे बड़ा इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। सर जी अब कैसे पता चलेगा? अब तो गाड़ी फंसी, अब तो चेंज करना पड़ेगा। अरे भैया देखो, 2 सही 3/5 और 2 सही 8/15। देखो पहला तरीका, कुछ लोग कहेंगे लाओ पहले चेंज करते हैं, 5 दूनी 10 3 13, 13/5। लाओ इसको चेंज करते हैं, 5 15 दूनी 30, 8 38/15। उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि लाओ अब काट देते हैं, इसका आ गया 2.6 है ना, और इसका आ गया 2. 15 दूनी 30, 8 80 हो गया, 15 5 75 कुछ आएगा। अब कहेंगे ओ हो सर जी ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा, मतलब ये वाला बड़ा ये वाला छोटा। अरे भैया इतना करने की कौन सी जरूरत है? देखो आप इसको ऐसे पढ़ो, 2 रुपया है कुछ पैसा है, 2 रुपया है कुछ पैसा है, तो 2 रुपया दोनों में है, इसका मतलब 2 रुपया तो बराबर है पैसे वाला। देखो अब ये 3/5 है और ये 8/15 है। बताओ इसमें कौन छोटा कौन बड़ा? जो छोटा वो छोटा माना जाएगा, जो बड़ा वो बड़ा माना जाएगा। सही है। अगर बाय द वे ऐसा होता कि यहाँ 2 होता यहाँ 3 होता तो बस यहीं से कंफर्म, ये 3 है ये 2 है, इसके पास 2 रुपया इसके पास 3 रुपया, तो ये बड़ा और ये छोटा माना जाता। लेकिन यहाँ रुपया बराबर है पैसे में, चेक करो। पैसा चेक करने का एक तरीका, सर जी लाओ दशमलव में कन्वर्ट कर लें। अरे भाड़ में जाए, कितना दशमलव में कन्वर्ट। चलो सबसे आसान तरीका देखो, 3/5 और 8/15 में कौन छोटा कौन बड़ा? सर जी तिरिया गुणा कर दो, 15 तिया 45, 5 8 40, जिसके ऊपर बड़ा नंबर वो बड़ा, यानी ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा। खत्म। क्या जरूरत है फालतू काम करने की? दशमलव समलो गुणा करो। दशमलव में बदलना आसान है कि गुणा करना आसान है? छोटे नंबर को गुणा करना आसान है, दशमलव में बदलना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। सही है, समझ में आ गया? तो हमें सबसे बड़ी जो भिन्न मिली है वो आई है 2 सही 3/5। आगे छोटा कैसे देखें? इसमें और इसमें छोटा, अरे भैया ऐसे ही देख लो, 6/7 और 3/8। इसमें छोटा देखना है, गुणा करो, 6 8 48, 7 3 21, ये है बड़ा ये है छोटा, यानी 3/8 जो है वो सबसे छोटी भिन्न है। 3/8 सबसे छोटी भिन्न है। सही है, समझ में आ गया? लेकिन अगर कभी भी सारी भिन्न बराबर हो तो सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दशमलव में कन्वर्ट करना, लेकिन उसमें दशमलव में बदलना आपको आना चाहिए। ठीक, चलो देखो इन दोनों का कह रहा है जोड़, 2 सही 3/5 और 3/8। सही है, जोड़ना है। कुछ लोग ऐसे करेंगे, अच्छा सर जी लाओ 2 पंजे 10, 3 13 बटे में 5 प्लस में 3/8। उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे, नीचे पटकेंगे, उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, 104 आएगा, और प्लस में 5 तिहाई 15, ऐसे ही तो करते हो ना तिर्यक गुणा। 104 में ये जोड़ेंगे 119 आ जाएगा, और बटे में 40। अब
फिर से कन्वर्ट करेंगे 40 का पहाड़ा 120 में, 2 बार गया 39 बचा, ये करके आगे बढ़ाएंगे, फिर जाके आंसर लिखेंगे। सही है सर जी, जब इनको जोड़ना है तो आप ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, ये 2 रुपया अलग लिख दो, ये 2 रुपया अलग लिख दो, ये पैसा और पैसा जोड़ो। पैसा और पैसा कैसे जोड़ा जाता है भैया, ये मान लो 2 है ही नहीं, तो हमारे पास 3/5 और 3/8 जोड़ना है, 3/5 और 3/8 जोड़ना है। 8 तिरिक 24, 5 तिहाई 15, नीचे 5 अठे 40, खत्म हो गया, 2 सही 39/40। एक बार पहले कन्वर्ट करो फिर निकालो बाहर, इससे अच्छा है उसको बाहर रहने दो, हम लोग कन्वर्ट करके लिख लेंगे। खत्म हो गया, 2 सही 39/40। कौन सा सही है भैया, ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन ना जानते हुए लोग पहले यहां तक जाते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं, फिर बताते हैं आंसर। अरे जब भैया वापस, जैसे हमें पानी पीना है तो क्या जरूरत उसको बर्फ बनाए फिर उसके बाद पिघलाएं तब पिए, तो उससे अच्छा है पानी जो है बिना वैसे ही जमाए फिर पिघलाए डायरेक्ट पी लो। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, 2 संख्याओं का अनुपात इतना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा इनका एलसीएम जो है इतना है, तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना होगा। देखो 2 संख्याएं कितनी हैं, 3 और 7 के अनुपात में है, तो पहली संख्या 3x हो गई और दूसरी संख्या 7x हो गई। आप यहाँ y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, फलाने भी लिख सकते हैं, ढिमाके भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ वही यहाँ भी रहना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इनका जो हमेशा चाहे 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, अगर अनुपात दिया है तो इनका एलसीएम जो होता है, इनका जो एलसीएम होता है ना, नंबर्स का गुणनफल, नंबर्स का गुणनफल 3 4 5 चाहे जितने नंबर्स हैं, नंबर्स का गुणनफल, और एक बार जो आपने यूज किया है एक्स वाई जेड वो एक बार रहेगा, बस यही एलसीएम है। हमेशा याद रखिएगा, चाहे 3 नंबर, चाहे 2 नंबर, चाहे 5 नंबर, चाहे जितने नंबर रहे, उनका एलसीएम सभी नंबर्स का गुणनफल और साथ में एक बार एक्स। ठीक, तो ये आ गया, इसका मतलब 3 सते 21 एक्स, ये 21 एक्स एलसीएम का उत्तर आ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि 630 है। लो भैया, यहां हमने 630 रखा और ये चीज यहां रखा, तो x का मान यहां से आ गया 630 ऊपर और 21 नीचे, 21 से कम 21, 21 तिया 63, 0 बचा रहेगा, इसका मतलब x का मान 30 आ गया। अगर कभी भी अनुपात में एलसीएम नहीं एचसीएफ पूछे, क्या पूछे, ये एचसीएफ रहेगा भैया, ये है एचसीएफ। एचसीएम कहां से आ गया, अच्छा ऊपर वाले में एचसीएफ लिखा है, नीचे वाले में एचसीएम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एचसीएफ रहेगा। ठीक है, चलो अब एचसीएफ क्या होता है, चाहे 2 नंबर, चाहे 3 नंबर, चाहे 4 नंबर, चाहे 5 नंबर, जो आपने एक्स वाई जेड यूज किया है ना, वही उसका मान जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो यही जो एक्स का मान आया है ना, वही है एचसीएफ। कितना हो गया, 30। सही है, कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का योग बता दो, तो ये एचसीएफ का मान 30 है और एलसीएम का मान 630 है। 630 को 30 में जोड़ दो, 630 और 30 जोड़ेंगे तो 660 आ जाएगा, और क्या, खत्म। इतना नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था, बस खाली फंसाया गया था कि एचसीएफ क्या है वो पहले बताओ तभी जोड़ पाओगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया सही, यानी 660 आपका राइट आंसर है। ये जो चीज बताई गई वो चीज याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी समकोण त्रिभुज, चलो मान लो कि ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है जो यहाँ पर 90 बना रहा है, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंबाई, जो भी आप मानना। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ BH, बेस गुणे में ऊंचाई। ठीक है, बेस यानी आधार गुणे में ऊंचाई, और इसका मान दिया गया है 240। ठीक है, आगे यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है, इस कर्ण को छोड़ करके 90 के सामने जो भुजा होती है उसको कर्ण बोला जाता है, इसको छोड़ करके कोई एक भुजा 30 है, चाहे ये 30 है, चाहे ये 30 है, चाहे जिसको ले लो। अगर हम इसको 30 लेते हैं तो इसको कुछ लेना पड़ेगा।
ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आपको लेना है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लेते हैं तब भी। अगर यहाँ 30 लिखते हैं तो यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा। चलो अब सर जी यहाँ पटकते हैं, 1/2, बेस का मान है 30, ऊंचाई चाहे एच रखो चाहे एक्स रखो आपकी मर्जी है, बराबर में 240, ये 2 एकम 2 और यहां से 15, हमारे पास 15 का गुणा x में तो 15x आ गया और बराबर में 240, 15 चला गया उधर यानी 240 बटे में 15, 15 से डायरेक्ट काटते हैं, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, यानी x का मान आ गया 16। ये x का मान आ गया है 16। क्या हमसे पूछा है? तो उस त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल, जितनी भी भुजा है सबका योगफल। सर जी एक भुजा 30 है, एक भुजा 16 है, लेकिन ये वाली भुजा तो गया भुजा भूजने, तो जब तक ये नहीं रहेगा तब तक हम जोड़ कैसे पाएंगे? 2 जोड़ के बैठे रहो, ये निकले। अब इसको निकालने के लिए ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए जो पाइथागोरस चचा है उनका फार्मूला यूज करो। पाइथागोरस चचा ने कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, कर्ण नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, कर्ण का वर्ग नोट कर दो, या x या y कुछ भी आप लिख सकते हैं। लंब चाहे इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 16 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, 16 का वर्ग 256 होता है, 30 का वर्ग 900 होता है, दोनों जोड़ेंगे 9 2 1156 हो गया भैया, 1156। और यहां कर्ण का वर्ग निकल रहा है तो हमें चाहिए तो कर्ण का मान, तो उधर लगाएंगे क्या, ये क्या लिखा गया, कर्ण बराबर इसमें बन जाएगा 1156 का स्क्वायर रूट, निकालेंगे 34 आएगा, ये 34 का वर्ग है 1156। ठीक है, तो ये 34 है, बस यहां पटक दो। अब क्या, बल्ले बल्ले सबको जोड़ना है। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। जोड़ते हैं परिमाप, परिमाप एक आया है 34, एक आया है 16 और एक आया है 30, यही तो है 34 16 30, सबको जोड़ दीजिए, 34 और 16 हो गया 50, 50 में 30 जोड़िए तो हो गया 80, है ना भैया, यानी आपका उत्तर आ गया 80। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस खाली इसकी हेल्प से आप एक भुजा निकालिए, फिर इन दोनों की हेल्प से इसका मान निकाल लीजिए, फिर तीनों को जोड़ दीजिए, धड़ाम से आंसर। देखो एक क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट यूज हुआ, क्षेत्रफल का, पाइथागोरस चचा का, परिमाप का। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। यहां पर देखो, सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 years बिकम्स इतना व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन इस देखो हिंदी में कहीं भी नहीं लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज कहीं नहीं लिखा है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये चक्रवृद्धि हो रहा है। ठीक है, इसलिए चक्रवृद्धि का फार्मूला जो होता है मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे में 1 + r/10 r/100 का होल पावर n, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। और दूसरा तरीका अगर इसको अनुपात के मेथड से लगाया जाए तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। 10% का मान होता है 10/100, ये दोनों कट गया, उत्तर आ गया 1/10। 10% को दुनिया वाले कहते हैं 1/10। ये जो ब्याज होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, अगर आप 10 रुपया जमा करेंगे तो 1 रुपया बढ़ जाएगी। अगर 1 साल के लिए 10 रुपया आपने जमा किया तो अगले साल 1 रुपया बढ़ करके कितना हो गया 11, और सर जी फिर आपने वही 10 रुपया जमा किया तो फिर कितना हो जाएगा 11। 2 साल का था इसलिए हमने 2 बार लिखा, 10 से 11 10 से 11। अगर कोई पूछे ये क्या है तो ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, ये है मूलधन और ये है मिश्रधन। सही है, 1 साल में 10 से 11 होगा, अगले साल में 10 से 11 होता। अगर कोई पूछता कि सर जी 3 साल में तो 3 बार लिखते, 14 साल में तो 14 बार लिखते। सही है, अब गुणा करो, 2 साल का है ना तो 11 का 11 में तो 121 हो गया और 10 का 10 में तो 100 हो गया, यानी अगर आप 100 रुपए जमा करते हैं तो 121 रुपया हो जाएगा 2 साल में। सही है, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये है प्रिंसिपल यानी मूलधन और ये है मिश्रधन, लेकिन उसने पता नहीं कितना जमा किया था कि 3267 हो गया। 3267 किसका मान है? मिश्रधन
जबकि मूलधन सर जी ये तो मिश्र धन अमाउंट का मान है, यानी 121 का मान इतना है। तो आप ध्यान से सुनो, 3267 जितने का मान है उतना नीचे रखेंगे और जितने का मान निकालना होता है गुणा करेंगे। पूरे मैथ में ये कॉन्सेप्ट काम करता है, जितने का मान होता है उसको नीचे पटकते हैं और जितने का निकालना होता है उतने से गुणा करते हैं। ये कितने का मान है? 121 का मान है। निकालना आपको कितने का है? 100 का निकालना है, यानी मूलधन निकालना है आपको। तो भैया 11 से काट दो, 11 गिरहियम सर जी 11 से काटो, 11 दूना 22, 10 हासिल 106, 11 नवा 99, 7 हासिल 11 सते 77। सही है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 सते 77। इसका मतलब 27 का 100 में गुणा करेंगे तो उत्तर आ गया 2700 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 2700 रुपए। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसा कर सकते थे कि सर जी अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, यानी P लिख देते हैं 1 प्लस R बाई 100 होल पावर N, या T लगा करके आप काम चला सकते हैं। अमाउंट का मान है 3267, यहाँ 3267 रखिए, बराबर में P पटकिए, 1 प्लस R का मान 10 है बटे में 100, और कितनी बार? 2 बार, ये शहीद करिए। फिर इसको सॉल्व करिए, 3267 बराबर में P, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11 बटे में 10 इसका होल स्क्वायर। सबको इधर भेजेंगे तब भी P का मान इतना ही आएगा, यानी सॉल्व करने के बाद P का मान 2700 रुपए ही आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 2700 रुपए। आगे बोला है कि उसी राशि पर उसी दर से, यानी राशि इतनी ही रहेगी, दर रहेगी वही 10%, समय रहेगा इतना वर्ष। अब चलो नया क्वेश्चन बन रहा है, प्रिंसिपल रहेगा 2700 रुपए, रेट रहेगा 10%, टाइम रहेगा 2 सही 1/2 वर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसको बदलोगे 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष। ठीक, क्या कह रहा है कि इतने वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा? तो साधारण ब्याज का फार्मूला तो आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणे में रेट गुणे में समय, जिसको हम लोग PRT बटे 100 बोलते हैं। तो P कितना है? 2700, रेट कितना है? 10, टाइम कितना है? 5/2। जो चीज नीचे जा रहा है उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, फार्मूले में बटे 100 है, तो ये 100 डबल 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब हमारे पास जो बचा है वो 27 गुणे में 5 गुणे में 5। अगर 5 को 5 से गुणा करना आपको आता है तो कर दीजिए 25, और 25 का 27 में जब गुणा करेंगे, अगर ये 24 होता तो 600 बन जाता, और 75 और, तो इसका मतलब 675 रुपए आएगा ब्याज, साधारण ब्याज 675 रुपए आएगा। सही है, समझ में आ गया? उत्तर पहला वाला सही है। अगर कोई हमसे पूछा होता कि सर जी ये क्वेश्चन यहां तक होता और पूछता कि ब्याज कितना है, ब्याज पहले क्वेश्चन यहां तक होता, सिर्फ यहां तक, तो कहता ब्याज कितना है, कोई दिक्कत नहीं, ये है मिश्र धन, ये है मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो 567 रुपए आ जाता, खत्म। समझ में आ गया? और दूसरा तरीका, सर जी 100 रुपए पर 121 बनता है, इसका मतलब 21 रुपए ब्याज बन रही है, 21 रुपए ब्याज, तो बस 121 नीचे पटक करके यहां 21 रख दिए होते, डायरेक्ट ब्याज का मान आ जाता। सही है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो संख्याएं 3, 5 और 7 में प्रत्येक से विभाज्य हैं, प्रत्येक से कट जाती हैं। दुनिया वालों ने एक रूल बनाया कि एक ऐसी संख्या फाइंड करना जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, उसको बोलते हैं LCM। सही है, जो दी हुई संख्याओं से कट जाता है उसको बोलते हैं LCM, सबसे छोटा नंबर, क्योंकि संख्याएं तो बहुत हैं जो दी हुई संख्याओं से कट जाएंगी, लेकिन उसमें हम बड़ा निकाल नहीं पाएंगे, सबसे छोटा निकाल ले जाएंगे, इसलिए बताया जाता है। ठीक है, अब याद करना है कि जो दी हुई संख्याओं से कट जाए उसको LCM बोलते हैं, जो दी हुई संख्याओं को काट दे उसको HCF बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि इतने में से प्रत्येक से विभाज्य है, यानी प्रत्येक से कट जाती है, 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, तो भैया जी डायरेक्ट LCM निकाल लो, खत्म। तो 3, 5, 7 इसका LCM, 3 से कटेगा 5 गोद 2, 7 गोद 2, 5 से काटिए
एक बार वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि तीनों अभाज्य संख्या है तो हम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। देखो 3 5 7 सही है, यानी 3 गुणे 5 गुणे 7 कितना हो गया 105। कितना हो गया भैया 105। अब थोड़ा यहां से पकड़ने वाली चीज है सर जी, जो आपने निकाला है वो है LCM। ये 105 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। लेकिन क्या दुनिया में सिर्फ एक ही संख्या है 105 जो 3 7 5 से कटेगी? नहीं, इनफाइनाइट अनंत ऐसी संख्याएं हैं, अनंत ऐसी संख्या है जो 3 5 और 7 तीनों से कट जाएंगी। सही है। अब कोई कहेगा सब तब क्यों 105 निकाला गया? ये सबसे छोटी संख्या है, लीस्ट कॉमन है, लीस्ट सबसे छोटी संख्या है जो 3 5 7 से कट जाएगी। सर जी तब इससे बड़ी क्या होगी? 105 में 105 जोड़ दो अगली संख्या तैयार है, फिर 105 जोड़ दो अगली संख्या तैयार है, फिर 105 जोड़ दो अगली संख्या तैयार है। सही है। लेकिन सर जी जोड़ना नहीं आता है तो गुणा करना तो आना चाहिए। अगली संख्या चाहिए 2 से गुणा करो, उसके बाद वाली संख्या चाहिए 3 से गुणा करो, उसके बाद वाली संख्या चाहिए 4 से गुणा करो, उसके बाद वाली चाहिए 5 से गुणा करो, उसके बाद वाली चाहिए, ऐसे जिंदगी भर बैठ के निकालते रहो, संख्याएं आती रहेंगी जो 3 5 और 7 से कट जाएं। अब देखो क्वेश्चन, 1 और 500 के बीच में संख्या होनी चाहिए, 1 और 500 के बीच में संख्या होनी चाहिए। सर जी 105 तो इसके बीच में ही है, इसका मतलब एक संख्या ये हो गई। अगली संख्या सर जी ने बताया कि लाओ 105 में 105 जोड़ देते हैं तो 210। हाँ भैया ये भी एक ऐसी संख्या है जो 3 5 7 से कट जाएगी। अगली संख्या निकालने के लिए सर जी ने कहा है कि इसमें 105 फिर से जोड़ देंगे तो फिर ये हो गई। अगली संख्या 420 हो जाएगी, 105 फिर जोड़ देंगे। अगली संख्या जैसे ही आप 105 जोड़ेंगे तो 525 हो गई, जो कि आउट ऑफ रेंज हो गई, रेंज के बाहर की बात है। इसका मतलब सिर्फ 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 और 500 के बीच हैं और 3 5 7 से कट रही हैं। तो हमारा उत्तर जो है ये है। ध्यान से सुनो, अब यहां से ट्विस्ट। जब कभी ये पूछा जाए कि कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं इतने के बीच में, तब ऐसे मत निकालिएगा। इसका उत्तर ऐसे तब निकाला जाता है जब पूछा जाए कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। उसने आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन कौन सी संख्या है, 105 है कि 107 है कि 109, ये सब नहीं पूछा है। वो पूछ रहा है कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं, एक है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6, तो 3 4 हमारा उत्तर आ गया 4। सही है। अगर वो हमसे पूछा होता कि कौन कौन संख्या है तब हम ऐसे करते। जब कभी भी कितनी संख्याएं पूछें, कितनी, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कितनी में जो आपने एलसीएम निकाला है और जहां तक आपको चाहिए, जहां तक आपको चाहिए 500 तक चाहिए ना, 500 को ऊपर रखिए, 105 से भाग दीजिए, 105 का पहाड़ा पढ़िए 500 में कितनी बार जाएगा? सर जी 4 बार जाएगा, तो यही उत्तर ठोक दीजिएगा, खत्म। सही है। अगर कभी बड़ा हो गया कि कहे कि 1 से लेकर 9 के बीच में कितनी ऐसी संख्या हैं जो 3 5 से कट जाएंगी, जो 3 5 से कट जाएंगी, तो हम पहले जो दी हुई संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। मान लेते हैं कि कोई ऐसी संख्या है जिनका एलसीएम 20, तो अब क्या हम 20 में 20 जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे, फिर ऐसा करेंगे? नहीं, डायरेक्ट करेंगे, 20 से भाग देंगे 900 में, 20 चौका 80, 20 पंजे 10, सर जी 45 संख्या। समझ में आया? तो जब कभी भी कितनी संख्या है तो भाग दे करके निकालेंगे, और कभी पूछेगा कौन कौन सी हैं तब जोड़ करके बताएंगे, या 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करके बताएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक जो हैं वो इतने हैं। आगे बोला है इन आंकड़ों के माध्य यानी समांतर माध्य यानी मीन और परिसर का अंतर, यानी हमें माध्य निकालना है और परिसर निकालना है। सर जी माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सबको जोड़ते हैं, 9 5 14 5 19 5 24 8 32 7 39 8 47 50 2 52 1 53 60 66 हासिल 6 6 3 9 2 11 2 13 3 16 1 17 1 18 3 21 2 23 4 27 3 30 6 36 366। और टोटल कितने
हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो भैया इतना सही है, 12 से भाग देते हैं, 12 तिहाई 36। ठीक, अभी 6 बचा हुआ है, पहाड़ा नहीं जाएगा तो 0, फिर दशमलव, फिर 60, 30.5। इस चीज को आप गौर से करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया। 366 में 12 से भाग देना है, 12 तिहाई 36। देखो अब एक अंक और चाहिए, पहले इस दशमलव से भिड़ना पड़ेगा, लेकिन जब पहाड़ा नहीं जा रहा है तो 0 बार, 0 बार, ये याद करिएगा। फिर ये 60 होगा, फिर इतना आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 30.5। अब इसका परिसर निकालना है। परिसर का मतलब होता है रेंज, रेंज का मतलब होता है सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है भैया इसमें देखते हैं, 42 लग रही है, 42। हाँ 42 सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी कौन है, 17। हाँ 17। तो इन दोनों का अंतर ही परिसर होता है। तो 42 माइनस 17 यानी उत्तर आ गया 25। ये परिसर का मान है और ये माध्य का मान है। कह रहा है इन दोनों का अंतर बताओ, तो अंतर निकालने के लिए बड़का माइनस छोटका, बड़का जो है वो 30.5 है, इसमें से घटाना है 25। 30 रुपए में से 25 रुपया निकल गया तो 5, और पैसा तो साथ में रहेगा ही। उत्तर आ गया 5.5। चाहे 0 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, यही वाला सही है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण इतने और इतने हैं, तब इतने का मान बताओ। हमसे इतने का मान पूछा है 4x + 6 का। जब तक x का मान नहीं निकलेगा तब तक इसका मान आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले दो तिर्यक रेखा है जो कि समांतर है, सबसे पहले हम समांतर रेखा खींचते हैं। लो भैया ये हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, अच्छा जाने दो, जब हो गया तो हो गया। लो बन रहा है समांतर, नहीं तो और नीचे लाएं। चलो मान लो ये समांतर है, ठीक। ए भैया बन जा, नहीं बन रहा है, हटाओ इसको, दूसरे को लाओ, मैदान में आ जाओ तुम। चलो भैया ये हो गई, मान लेते हैं ये समांतर रेखा है। कह रहा है तीसरी रेखा जो है इसको काट रही है। अब थोड़ा आराम से देखिएगा, इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, इसके चाहे इधर वाले चाहे इधर वाले कोणों को लेना है, लेकिन अंतः अंदर इन दोनों के अंदर होना चाहिए। तो चाहे ये दोनों ले लो चाहे आप इन दोनों को ले लो, ठीक है, आप दोनों ले सकते हैं, चाहे इन दोनों को लीजिए चाहे इन दोनों को लीजिए। ये भी एक ही ओर है, ये भी एक ही ओर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, चाहे जिसको लीजिए। एक कोण है 2x प्लस में 15 है, और एक कोण का मान है 3x माइनस में 20 है। अगर आप यही चीज यहां लिखते तब भी बात वही है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसका और इसका योगफल 180, इसका और इसका योगफल 180, इसका और इसका योगफल 180। फिर से सुनो, इन दोनों का योगफल 180, इन दोनों का योगफल 180, इन दोनों का 180, इन दोनों का 180, ऐसे नीचे वाले में भी इन दोनों का भी 180, इन दोनों का भी योगफल 180। सही है, तो बस लगाओ 2x + 15 3x - 20, 2x + 15 प्लस में 3x - 20 बराबर में दोनों का योगफल 180। कोई कहेगा सर जी कैसे, तनी बताओ तो कैसे, तो देख लो, आराम से देखो। देखो भैया ये वाला जो कोण है और यहां जो कोण बनेगा वो क्या होता है, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं। इसका मान इसके मान के बराबर, इसका मतलब 3x - 20 इधर है तो इधर भी रहेगा 3x - 20। अब थोड़ा आराम से देखो, क्या ये सीधी रेखा है, हाँ सर जी है। इस रेखा पर ये वाला कोण और ये वाला कोण लीनियर पेयर है, सीधी रेखा में बने कोण हैं, तो सीधी रेखा में एक बोरा कोण बने उन लोगों का योगफल 180 होता है। तो इन दोनों का कोण का योगफल 180। तो क्या जरूरत है यहाँ इसको ले जाओ यहाँ, इससे अच्छा डायरेक्ट ही 180 करो। समझ में आया, चलो आगे बढ़े।
2x 3x कुल मिलाकर के 5 गधा हो गए। 15 माइनस 20 यानी माइनस में 5 बचा, बराबर में 180। ये -5 है, उधर चला गया तो हो गया प्लस का 5 यानी 180 प्लस में 5 कुल मिलाकर के 5x बराबर में 185। तो x बराबर 185 बटे में 5। ऐसा ना करिए लाओ 5 से 5 काट दें, उत्तर आ गया 18। अरे भैया चाइना वाले तैयार रहते हैं, पूरा काटो। 5 तिहाई 15, 5 सते 35, x का मान आ गया 37। हमें चाहिए था x का मान ताकि हम यहाँ पटक सकें। ये मान हो जाएगा 4x प्लस में 6 है ना, तो x का मान 37 है, तो 4 गुणे में 37 और प्लस में 6, पहले गुणा 4 सते 28 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 2 14, 148 और 6 कुल मिला करके 154 है ना भैया, जिसको आप लोग 154 कहते हैं। चलो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 154 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली ये प्रॉपर्टी है कि दोनों का योगफल 180। अगर कोई भूल गया कि सर जी कैसे 180 आया है, तो इसको जिसके बराबर है ना वहां पटक के देख लिया करो, उसके बाद लगाया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 15। ओहो हो, ये क्या आ गया, पाई चार्ट। एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों क्रमशः 90, 80, 65, 75 और 50 अंक के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्य खंडों द्वारा निरूपित किया गया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 है थे, तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है। सही है, किसका, गणित का और अंग्रेजी के अंकों में अंतर कितने का है, ये आपसे पूछा गया। देखो आराम से सुनो। एक तरीका ये है कि वो आपको टोटल वैल्यू दे करके किसी एक का मान पूछ सकता है, और एक तरीका ये भी है कि कोण गायब कर दे, कोण पूछ लेता है। तो सबसे पहले इसका उत्तर, उसके बाद कोण वाला उत्तर। देखो ये 540 है, ये 540 है, ये किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए, यानी सभी कोण के लिए। और टोटल कोण कितना होता है 360, यानी ये कितने का मान है 360 अंश का मान। यहां से तरीका सुनो, अगर वो आपसे पूछा होता कि गणित का मान बताओ गणित का, तो हम गणित से गुणा करते हैं, यानी 90 से गुणा करते, उत्तर आ जाता। और फिर से सुनो, 540 बटे में 360, टोटल 360 है होता है ना, गुणे में अगर वो आपसे पूछा कि अंग्रेजी का निकालो, तो 50 से गुणा करते, फाइनल आंसर हो जाता। जो आंसर यहां आता और जो आंसर यहां आता, दोनों को घटाते, हमारा नन्हा मुन्ना सा फाइनल आंसर हो जाता, ठोक देते। सही है, एक तरीका ये है। सर जी इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट देखो। टोटल कितना है 540, किसी एक का मान है नहीं, सभी कोण का मान है, इसका मतलब 360 अंश का मान है। और आपको कितने का चाहिए, गणित का अलग चाहिए, अंग्रेजी का अलग चाहिए, नहीं चाहिए, गणित और अंग्रेजी का अंतर चाहिए, गणित है 90, अंग्रेजी है 50। एक तरीका हमने बता दिया, 90 का मान निकाल लो, 50 का मान निकाल लो, बाद में घटाओ, पहले में अंतर निकाल लो ना भैया। दोनों में अंतर कितने का है 40 अंश का, यानी 40 अंश का मान निकाल दो, काम खत्म। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 नवाई 36, 9 एकम 9, 9 छक 54, यानी उत्तर आ गया 60, खत्म। कौन सा, सी वाला। अगर योगफल पूछा होता तो हम यही पहले दोनों को जोड़ करके उसके बाद डायरेक्ट निकालते। सही है, ये है किसी की वैल्यू निकालना। लेकिन अगर कोण पूछे तब, अगर कोण पूछता है तब कैसे करते हैं, बहुत ही शानदार। सर जी टोटल कोण कितना होता है 360, टोटल कोण 360। नीचे रखेंगे कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, टोटल मान लो कि 540 है, तो नीचे रखेंगे। अब किसका मान आप निकालना चाहते हैं, गणित का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, किसका निकालना चाहते हैं। सर जी हम निकालना चाहते हैं मैथ का, तो मैथ वाला गुणा कर दो, मैथ वालों की संख्या पता होनी चाहिए, तब आप गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैथ वालों की संख्या से गुणा हो जाएगा, टोटल संख्या नीचे रहेगी, जिसका कोण निकालना है उसकी संख्या से गुणा करेंगे।
याद रखेंगे दोनों। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, दोनों में, तो इसलिए इसको तैयार करके जाएंगे। आपसे या तो संख्या पूछ सकता है या तो कोड पूछ सकता है। अगर कोड पूछेगा तो 360 ऊपर रखिएगा, टोटल संख्या नीचे पटकिएगा और जिसका कोड निकालना है उससे गुणा कर दीजिएगा। और अगर संख्या पूछेगा तो टोटल संख्या ऊपर रखिएगा, 360 नीचे रखिएगा और जिसकी संख्या निकालना है उसके कोड से गुणा कर दीजिएगा, जैसे हमने निकाल दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 16। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PR और QS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि अच्छा, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज है, हम समांतर चतुर्भुज ड्रा करते हैं आपके लिए। खूबसूरत सा समांतर चतुर्भुज ये बनके तैयार। समांतर चतुर्भुज आपने बनाया तो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो दिक्कत परेशानी समस्या चालू। ये देखो महाशय, ये है डायगोनल, ये भी डायगोनल। चलो नाम लिख देते हैं गलती से, ए, ये हो गया। कह रहा है जिसके विकर्ण PR, ओहो ये नहीं लिखना था, PQR लिखना था भैया। चलो PQR लिख देते हैं, कौन सी तकलीफ है। PQRS, PR और QS, एक है PR एक है QS, ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। यदि OP बराबर x प्लस 7, सबसे पहले सुनो, इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जहां काटते हैं आशा रानी वाला काम करते हैं। आशा रानी आके कहते हैं आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, मतलब आधा आधा बढ़ जाता है, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, सही है। मतलब O से R तक की दूरी, O से P तक की दूरी बराबर है, O से Q तक की दूरी, O से S तक की दूरी बराबर है। ये दिमाग मत लगाइएगा कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, नहीं पता। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, नहीं पता, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में नहीं है तो याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। देखो कह रहा है कि OPX प्लस 7 है, OPX प्लस 7 है, तो ये x प्लस 7 है तो ये भी तो x प्लस 7 रहेगी, ठीक। चलो अभी देखते हैं। OQX प्लस y है, OQX प्लस y है, ये है x प्लस y, तो ये भी x प्लस y रहेगी। आगे OR 20 है, OR 20 है, और आगे है OS 16 है, ठीक। तो 7y प्लस 5, 7y प्लस 5 का मान बताइए कितना होगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो, ये चीज बराबर है। अरे x प्लस 7 का मान इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर का निशान लगा है भैया। x प्लस 7 बराबर में है 20, तो x बराबर 20, ये 7 उधर चला गया माइनस में, तो x का मान आ गया 13, सही है। आगे देखो x प्लस वाई बराबर 16 है, x प्लस वाई बराबर 16 है, और x का मान पहले में से निकाल के बैठे हैं 13, प्लस में y बराबर में 16, तो ये उधर चला गया, तो y बराबर 16 माइनस 13, यानी y इज इक्वल टू 3। y का मान आ गया, यहां पटक दो, तो 7 गुणे में 3 प्लस में 5, और देखो चाइना वाले उठाएंगे अगर 8 करोगे इसको, ठीक है। तो यहां से हो गया 21 प्लस में 5 हो गया उत्तर में 26। कहां है 26? ऑप्शन ए वाला सही है। बहुत ही आसान, एक छोटी सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, यानी 955 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त नहीं होगी। मतलब इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि वो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बना देती है जब उसमें x न्यूनतम संख्या जोड़ते हैं। आपको 1 से लेकर कम से कम तो 30 तक तो याद होना चाहिए वर्ग। ये 955 है, वैसे आपको पता है 31 का वर्ग 961 होता है, 961। ये 955 है, तो कितना जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। सर जी 961 में से 955 निकाल दो, उत्तर आ जाएगा 6, सही है। तो यानी हमने कितना जोड़ा? 6, सही है। सर जी आपको याद था, आपने ऐसे कर दिया है ना,
दूसरा तरीका क्या है, ये याद कर लीजिएगा, 955 है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होता है, पेयर बनाना होता है। तीन, तीन का वर्ग जा रहा है, तीन तीन तीन, सर जी 3 त्रिका 9, यहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ घटाते हैं, अगला जो पेयर है उसको नोट करते हैं। अब बताओ कितनी बार पहाड़ा जाएगा, यहाँ अगर 0 भी लिखेंगे ना तब भी 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब पहाड़ा ज्यादा बार ले जाना पड़ेगा। तो जब कभी भी जोड़ने वाला क्वेश्चन रहेगा, देखो जोड़ने वाला, तो हमेशा पहाड़ा एक बार ज्यादा ले जाइएगा, एक बार ज्यादा। जैसे हम जबरदस्ती एक बार ज्यादा ले जा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 61। अब घटाना किस में से है, इसमें से 61 में से 55 निकाल दो तो उत्तर आ गया 6। सही भैया, यही 6 जोड़ा जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, जोड़ने और घटाने का क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया जाता है। अगर घटाने वाला क्वेश्चन है तो जैसे ये परफॉर्म करिएगा वैसे आराम से करिएगा, लास्ट में जो यहाँ बचेगा वही चीज घटाना पड़ेगा। अगर जोड़ने वाला प्रश्न है तो पूरा तो सही करिएगा, लेकिन लास्ट में पहाड़ा एक बार ज्यादा पढ़ दीजिएगा, एक बार ज्यादा पढ़ दीजिएगा और उल्टा घटा के देख लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा जोड़ने वाला। इस पर क्वेश्चन भाग और गुणा पर भी बनता है। तो गुणा और भाग पर अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसका गुणनखंड से करिएगा, और गुणनखंड में जिसका पेयर नहीं बनता है उतने से गुणा किया जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनता है उतने से ही भाग दिया जाएगा। अगर गुणा का क्वेश्चन है तो जो फालतू बचे उसी से गुणा करना है, अगर भाग का क्वेश्चन है तो जो फालतू बचे उसी से भाग करना है। सही है, गुणा और भाग दोनों एक जैसा, जो फालतू बचे वही आंसर, और इसमें बता दिए। ठीक है, यानी x का मान आ गया 6, x का मान आ गया 6, तो कह रहा है कि 3x प्लस 2 का मान बताओ। अरे भैया 3x प्लस 2, तो x का मान 6 आ गया, 3 छक 18 और 2 कितना हो गया 20। कौन सा सही है, ऑप्शन सी वाला सही है। बहुत ही आसान है, लेकिन ये वाला प्रोसेस आप सीख जाइए, क्योंकि ये तो बहुत आसान नंबर है, बहुत छोटा सा नंबर है। अगर वही कह दो 1955 है तब तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कितना याद रखेंगे, है ना भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी सीनियर सेकेंडरी है ना, नहीं भैया जूनियर वाले की बात हो रही है, संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, मतलब कौन सा जूनियर में नहीं पढ़ाया जाता है। घातांक और घात पढ़ाया जाता है सर जी, पढ़ाया जाता है। वर्गमूल और घनमूल, अरे भैया और नहीं है, ये और है, अरे भगवान। तो ठीक है, वर्गमूल और घनमूल, अरे पिछला क्वेश्चन देखें, वर्गमूल घनमूल पे तो पढ़ाया जाता है। सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया जाता, ये आपको क्लास 11th में देखने को मिलेगा। पहली बार आपकी नजर यहाँ पे दौड़ेगी चैप्टर नंबर 4 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये 11th में है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, BC का मान इतना है, CD का मान इतना है, AD का मान इतना है, तो AB दोनों 90 अंश है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, देखो एक चतुर्भुज हम बना दे रहे हैं ऐसे ही, लो ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। देखो एंगल A और B को हमने देख करके 90-90 लिया, इसलिए ऐसे बना दिया, ये 90-90 हो गया। इसका परिमाप यानी चारों भुजाओं का योगफल 120 है, चारों भुजाओं का योगफल 120 है। ठीक, BC का मान 48 है, ये है 48, CD का मान है 17, AD का मान है 40, और ये वाला तो गायब है, तो आप इसको कह दो भैया जी आप x। ठीक है, अब चारों भुजाओं का योगफल 120 है, तो हम रखते हैं x प्लस में 48 प्लस में 40 प्लस में 17, 1 2 3 चारों भुजा हो गई, इसका मान 120 है। तो अब इधर सबको जोड़ देते हैं, 40 और 48, 88, 88 में 17 जोड़ेंगे 105 बराबर में 120, तो यहां से x का मान आ गया 120 माइनस 105, यानी x का मान आ गया 15। ये जो x आया है वो है ऊंचाई, दिखाई दे रहा है, ये ऊंचाई है। अगर 90 अंश की लाइन है तो उसको ऊंचाई बोलते हैं।
ठीक। कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अच्छा ये चतुर्भुज क्या है सर जी? ये तो समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में ये भुजा इसके समांतर है और ये हाइट है। बस फार्मूला लगाओ, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योगफल, जिसको हम लोग लिखते हैं A+B। डरिएगा नहीं, A और B दोनों जो समांतर भुजा है ना, उन दोनों की लंबाई और गुणे में ऊंचाई यानी H लिख दो। चलो 1/2 गुणे A+B यानी 48 और 40, 48 प्लस में 40 और बाहर है H यानी 15। 1/2 इन दोनों को जोड़िए तो 88 हो गया और गुणे में 15, ये कट गया तो 44 आ गया। 44 गुणे में 15, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 चौका 60, 6 66, 660 आना चाहिए, यानी ऑप्शन सी वाला सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली ये फार्मूला लगा है। परिमाप तो बहुत आसान है भैया, चारों भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। एक भुजा नहीं थी पता तो हमने निकाल लिया, जब ये वाला पता चल गया तो ये फार्मूला क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योगफल गुणे में ऊंचाई, रख दिया पटक दिया, उत्तर आ गया 660। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही डायरेक्ट किया जा सकता है। देखो सबसे पहले ये चचा जी, ये इसका उत्तर 441 का वर्गमूल कितना होगा? 21। बाकी को गोदें, चलो बाकी को गोदते हैं। 52 गुणे में 3 भाग में 4 प्लस ये 7 गुणे में 3 प्लस 5 माइनस 32 भाग में 8 गुणे में 12। जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग भाग पे जुड़ते हैं। भाग चाहे अगर कट रहा हो तो काट दीजिए और नहीं कट रहा हो तो नीचे ठोक दीजिए। देखिए 4/2, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों चीज वही है। चलो देखो आराम से देखो, 52 है गुणे 3/4 प्लस 7 का पहाड़ा 21 में 3 बार गया, खत्म हो गया। और ये बचा कितना? गुणे में 3 प्लस में 5 माइनस 8 का पहाड़ा 32 में 4 बार गया और गुणे में 12। अब हम लोग गुणा सॉल्व करेंगे तो देखो ये है गुणा और ये है गुणा और ये है गुणा। चलो करते हैं। ये तो 4 एकम 4, यहाँ से 13 आ गया, 13 3 39 हो गया, प्लस 3 का 3 में तो 9 आ गया, प्लस का 5 आ गया, माइनस का 12 चौक 48 हो गया। 39 और 9 48 होता है, तो 48 और 48 शहीद हो गया, उत्तर बचा 5, यानी खत्म हो गया डी वाला। और कुछ लोग जो दिमाग लगाएंगे 39 में 9 जोड़ेंगे 48, 48 में 5 जोड़ेंगे 53, 53 में से फिर से 48 घटाएंगे फिर 5। अरे भैया जब 39 और 9 48 हो गया, काट दो, बचा 5, उत्तर 5, खत्म। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन ये है, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। अरुण जो है वो बड़ा है वरुण से 3 वर्ष, तो वरुण की अगर पता चल जाए तो अरुण में 3 जोड़ देंगे। तो हम मान लेते हैं कि वरुण की जो आयु है, वरुण की मान लेते हैं x। ठीक, तो अरुण की कितनी हो जाएगी? इससे 3 ज्यादा, इससे 3 ज्यादा यानी x + 3। ठीक, 8 वर्ष पहले, आज जितने भी बड़े हैं 8 वर्ष पहले दोनों में 8 साल कम होगा, क्योंकि दोनों 8 साल कम रहे होंगे ना। तो 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले यानी इसमें भी 8 घटेगा और इसमें भी घटेगा 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x - 5 आएगा। ठीक है, ये इतने साल का था, ये इतने साल का था, 8 साल पहले। अब यहां से पढ़ो, अरुण की आयु का 5/6वां, अरुण की आयु ये है, यानी x - 5 का मतलब होता है गुणा 5/6वां। ठीक, वरुण की आयु के 3/5वें, वरुण की आयु है x - 8 के 3/5वें। इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि 6 वर्ष अधिक था, मतलब ये जो है वो 6 वर्ष अधिक था। ध्यान से सुनिएगा, ये 6 साल बड़ा है तो ये 6 साल कम है। अगर हम बीच में बराबर लगा दें और तराजू लगा दिए हैं तो ये ज्यादा है ये कम है,
बैलेंस करने का दो तरीका है, जो ज्यादा है उसमें से उतना निकाल लो तो बैलेंस हो जाएगा, या फिर जो कम है उसको उतना दे दो तब वो बैलेंस हो जाएगा। तो एक तरीका ये है, चाहे -6 इधर करो तब भी सही है, और चाहे इधर प्लस में 6 कर दो तब भी सही है। प्लस में इधर 6 कर दो, अच्छा लग रहा है ना। अब देखो 5/6 जो नंबर है उसको पहले लिख लो, और x - 5 थोड़ा सा बाद में लिख दो। ये पूरा पोर्शन उठा लाओ इधर, माइनस में हो जाएगा 3/5 x - 8 और बराबर में 6। यही आपसे पूछा गया था, सॉल्व करना ही नहीं था। देख लो 5/6 x - 5 कहाँ है, 5/6 x - 5 -3/5, हाँ यही वाला सही है, ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन सी वाला। बहुत ही आसान, एक सिस्टम से करेंगे तो बहुत जल्दी आएगा, और थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ा तो उस में आगे पीछे पता नहीं क्या बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन। किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई यानी h का मान जो है वो कितना है भैया, 9 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है, वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक, यदि आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए, अच्छा त्रिज्या अभी आधी कर देंगे, तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, अच्छा 9 के बजाय 12 कर दिए, तो निम्न में से कौन सा इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करता है। अच्छा, एक पुराना आयतन रहा होगा, एक नया आयतन, तो हम सबसे पहले पुराना आयतन निकालते हैं। पुराना आयतन, आयतन का फार्मूला πr² इंटू में h। पाई का मान 22/7 रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसे हम चाहेंगे तो पाई ही रखेंगे, गुणे r का मान है 6, 2 बार लिखेंगे 6, और h का मान है 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, पाई यहाँ से 36 और यहाँ से इतना, 36 दामा 360 होता है, 36 माइनस करेंगे तो 24, हाँ ठीक है 324, हाँ 360 सही है, 324, और साथ में है पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। ये पुराना आयतन है। थोड़ा नया आयतन देखो, क्योंकि कह रहा है कि आधार की त्रिज्या जो है आधी कर दी जाए। अब जो नई त्रिज्या है, नई त्रिज्या है ये आधी हो गई, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर की वृद्धि, यानी h का मान जो हो गया 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 सेंटीमीटर। अब थोड़ा आयतन देखते हैं, आयतन πr²h, पाई का मान पाई ही रहने दे रहे हैं, r² यानी 3 गुणे में 3, और h का मान 12, 12 तिया 36 तिया 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ध्यान से देखना, तो कह रहा है इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करो। पहले 324 पाई था, अब 108 है, इसका मतलब वो आयतन कम हो गया है, तो जिसमें कम हो रहा है वो नया आयतन मूल आयतन का 3 गुना, अरे 3 गुना ज्यादा नहीं, नया आयतन मूल आयतन का 1/3, हाँ 1/3, नया आयतन जो बना है इसका 1/3। नहीं समझ में आ रहा ना, ये सब नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 गुना, इसका मतलब 3 से गुणा, आप नए में सॉरी पुराने में 3 से गुणा कर दो, क्या इतना बनेगा, नहीं बनेगा तो वो गलत। ठीक, ऐसे चेक कर लिया करिए। 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, तो देखो 324 पाई में 1/3 करिए, ये कट गया 108 आ गया, 108 पाई सही है, इसका मतलब यही वाला सही है। इसको आप चेक कर सकते हैं 2 गुना, आप इसमें 2 से गुणा करो, क्या ये चीज आएगा, नहीं आएगा, ये भी गलत। आगे बोला है आधा 1/2, 1/2 से इसमें गुणा करो, क्या ये चीज आएगी, नहीं आएगी, सही है। तो भैया हो गए 22 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये वीडियो देख करके आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखे हैं। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो गारंटी है आपको 4 से 5 नंबर जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।